गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वंडरवाल इंटरेक्शंस। जब हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शंस और रिपल्सन, हम दोनों तरह की फोर्सेस की बात करेंगे, वंडरवाल अट्रैक्शंस और वंडरवाल रिपल्सन्स। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। वंडरवाल इंटरेक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडियल गैस जो इक्वेशन है उसको फॉलो नहीं करती। और जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू आर टी। आपका प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये गैस किसी मॉलिक्यूल का गैस कांस्टेंट हो गया, टी इज द टेम्परेचर। नॉन पोलर गैसेस की अगर हम बात करें, जैसे मीथेन, नियोन, आर्गन, N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कोई भी गैस फॉलो नहीं करती क्योंकि उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा गैसीय स्टेट्स का पार्ट होता है। सो जो नॉन पोलर गैसेस हैं, इनको हम अगर हमें इनको चेंज करना है, इनकी जो स्टेट चेंज करनी है, तो कंडेंस करने के सबसे पहले हम कंडेंस करने के लिए क्या करते हैं, गैसेस को कंडेंस करते हैं तो सबसे पहले वो लिक्विड में चेंज होगी और लिक्विड के बाद वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि जो हम टेम्परेचर है वो प्रेशर किस तरह का दे रहे हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन की जब बात करें, हम कह रहे हैं कि एट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो कि कोई भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, जो आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक। और गैस को अगर हमें कंडेंस करना है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से सॉलिड में, तो उसको कंडेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो जो गैसेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब हम फर्दर प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में चेंज आ जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में फोर्सेस किस तरह की ऑपरेट करती हैं। ओके। सो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को, जो ऑब्जर्वेशन थी गैसेस मॉलिक्यूल्स में, इनको ऑब्जर्व किया था वंडरवाल, एक डच केमिस्ट थे। सॉरी, इसमें हम इस तरह से लिख लेते हैं, वंडर वाज एक डच केमिस्ट केमिस्ट ने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले कि अगर हम किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल्स को सॉलिड से सॉरी गैसीय से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिडिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं उनके बीच में सो हम कह सकते हैं कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द molecules of non-polar compounds। ओके। और इन्हीं फोर्सेस को फिर वंडरवाल अट्रैक्शन का नाम दिया गया कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स में, जो नॉन पोलर गैसियस मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जिसकी वजह हम उसको कंडेंस कर रहे हैं, वो
कंडेंस करने पे क्या हो रहा है कि वो गैसियस स्टेट से लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। सो जो ये फोर्सेस हैं सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस तक ऑपरेट करती हैं और बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। मैं पहले ही आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जो वंडर वाल अट्रैक्शन होती है या जो वंडर वाल फोर्सेस हैं, जो वंडर वाल अट्रैक्शन होता है वो वीक अट्रैक्शन होता है। हम कह सकते हैं वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, और हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। ओके, क्लियर है। शॉर्ट रेंज फोर्सेस हो सकते हैं। तो हम सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हमारा रहेगा, हम कह सकते हैं कि these forces operate only at small distances and result from induced polarization of electron cloud in molecules। ये जो molecules में जो electron cloud इंड्यूस होगा, देखो पहली बात तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। दैट मीन्स इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो कोई चार्ज नहीं है, आपको भी पता है। एवरी स्टूडेंट्स नो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो चार्ज। ओके, कोई चार्ज नहीं होता तो हाँ, बट इनके ऊपर समवट स्मॉल चार्ज डेवलप हो जाता है आफ्टर पोलराइजेशन। नॉर्मली अगर हम बात करें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर जो उसका सेंटर होता है वो पॉजिटिव, यहाँ से देख सकते हो। जो नॉर्मली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो सेंटर है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कोइंसाइड। मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो सेंटर होता है उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो इक्वल होता है। ओवरऑल जो उस पे डाइपोल मूवमेंट रहेगी वो जीरो रहेगी। हैव नो डाइपोल मूवमेंट एट सेंटर। एट सेंटर। बट मॉलिक्यूल क्या है, जो गैसियस मॉलिक्यूल की अब बात करें, गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या है, ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में है। जब ये रैंडम मोशन में है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन के टाइम क्या होता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्टेड। डाइपोल को आप एक तरह से चार्ज, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस पे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। जो उस पे डाइपोल मीन्स, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ मैं। डाइपोल मीन्स एक तरह का उस पे चार्ज आ जाएगा, इधर पार्सल पॉजिटिव चार्ज इधर पार्सल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो जब मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है तो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। कोलिजन के टाइम क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो समवट डिस्टोर्ट हो जाता है। और जब वो डिस्टोर्ट होगा तो उसमें क्या होता है कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक साइड नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स एक साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और दूसरे साइड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या था कि जब मॉलिक्यूल नॉर्मली मॉलिक्यूल था उसके ऊपर जो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था वो जीरो था, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं थी। बट जब उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड डिस्टोर्ट हो रहा है तो वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, उस पे कुछ ना कुछ डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं टेम्पररी डाइपोल मोमेंट। टेम्पररी
टेम्पररी डाइपोल मूवमेंट उस पे इंड्यूस हो जाएगी। जो एक मॉलिक्यूल पे टेम्पररी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगी तो वो दूसरे मॉलिक्यूल पे इंड्यूस कर देगा। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल जो उसके नियर बाय में जो मॉलिक्यूल होगा उस पे भी टेम्पररी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स पे टेम्पररी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो गई है। अब जब टेम्पररी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो गई तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, दिस वन इज द डेल्टा पॉजिटिव और दिस वन इज द डेल्टा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसमें जो ये डाइपोल इंड्यूस हुआ है, टेम्पररी जो डाइपोल इस पे इंड्यूस हुआ है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल नेगेटिव चार्ज का डाइपोल पॉजिटिव चार्ज के डाइपोल के साथ इंटरेक्शन करेगा, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। और ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्लोजली पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे को क्लोजली फोर्सेस के साथ पकड़ के रखेंगे, और उसी फोर्सेस को हम बोलते हैं वंडरवाल इंटरेक्शन। ठीक है, या वंडरवाल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? हाँ, दूसरा ये है कि जो डाइपोल इंड्यूस होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है, टेम्पररी डाइपोल होता है, ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसलिए जो फोर्सेज होती हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है। टेम्पररी डाइपोल होता है, टेम्पररी एक टाइम के लिए होगा, उसके बाद चला जाएगा, मतलब कंटिन्यूसली नहीं रहता। इसको हम बोलते हैं टेम्पररी डाइपोल मोमेंट। इसलिए जो वंडरवाल फोर्सेज होती है वो वीक फोर्सेज होती है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेज हम इनको बोल देते हैं। और वीक फोर्सेज होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। बिकॉज गैसेस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, क्योंकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ज़्यादा होती है, तो वो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो वंडरवाल इंटरेक्शन है, जो वंडरवाल अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। ठीक है। दूसरा है कि जो वंडरवाल अट्रैक्शन होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसकी एक वॉल्स है, ये इसकी दूसरे मॉलिक्यूल की वॉल्स है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इसलिए हम इसको वंडरवाल अट्रैक्शन भी इसलिए हम इसको वंडरवाल अट्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा है कि जितना ये मॉलिक्यूल की जो वॉल्स है, ये जो सरफेस एरिया एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, उतनी ज़्यादा जो वंडरवाल अट्रैक्शन है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम दूसरा कह सकते हैं कि जो ये वंडरवाल अट्रैक्शन है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater the surface area, greater, ये हम कह सकते हैं stronger the van der Waals forces, stronger the van der Waals forces of attraction, stronger the van der Waals forces of attraction। अब इसमें जो एल्केन्स हैं, इस van der Waals forces की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, van der Waals forces एप्लीकेशन, जो हमारे पास एल्केन मॉलिक्यूल्स हैं, एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम विद द हेल्प ऑफ van der Waals forces इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट is explained
with the help of van der Waal interaction। बिकॉज जो एल्केन्स होते हैं हमारे पास वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नॉन पोलर्स हैव नो चार्ज, हैव नो चार्जेस। ठीक, अगर मैं बात करूं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। प्रोपेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 231, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ने से वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी, वंडरवाल फोर्सेस बढ़ने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट अगर हम आइसोमेरिक एल्केन्स की बात करें, जो हमारे पास ब्रांच एल्केन्स, as the branching increases, branches increases in alkanes, this surface area of attraction decreases and van der Waal forces of attraction decreases, consequently the boiling point of alkanes decreases। सॉरी, इसको आप अगर मैं इन तीनों में बात करता हूँ 1 2 3 4 5, C5 कार्बन है, 2 4 6 और 10, C5H10, 1 2 3 4 5 C5H10 and this one is also C5H10। ये आइसोमेरिक एल्केन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, हाइड्रोजन एटम सेम है, बट ड्यू टू ब्रांचिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 309 केल्विन है, एंड दिस वन हैज आइसोपेंटेन की अगर हम बात कर रहे हैं 301 केल्विन, एंड नियोपेंटेन है 282.5 केल्विन। मीन्स ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। ये आप दे सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। C5H10 पेंटेन, आइसोपेंटेन, एंड दिस वन इज द नियोपेंटेन। ठीक है, ये था van der Waal अट्रैक्शन। आफ्टर दैट हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो इंट्रैक्शन से स्टार्ट किया था। मैंने पहले सबसे पहले इन द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक आई हैव सेड दैट देयर इज टू टाइप ऑफ van der Waal इंट्रैक्शन। फर्स्ट वन इज द अट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज द रिपल्सन। सो नाउ वी डिस्कस व्हाट इज van der Waal रिपल्सन। बेसिकली क्या है कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक मॉलिक्यूल ये रहा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो van der Waal फोर्सेस ऑपरेट करेंगी वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों का यहाँ का जो इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, ये सेम उसी तरह से है। अगर आपको एक बुक को रीड करना है और ये यहाँ पे कोई एक वुमेन है, वो बुक को रीड करना चाहता है, आईज से जो उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस
होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल आइज़ के ऊपर बुक्स को रख दोगे, तब आप उसमें से रीड नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर एक ह्यूमन को एक बुक के साथ इंटरेक्शन करना है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना ज़रूरी है, सेम मॉलिक्यूल्स का। ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरेक्शन तभी होगा, अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में तभी होगा, जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो उनके बीच में अट्रैक्शन की बजाय रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर सपोज़ करो मुझे किसी बुक्स को पढ़ना है, तो मैं अगर उस बुक को अपने से 100 मीटर रख दूँगा, तब भी उसको नहीं पढ़ सकता। अगर वो बिल्कुल मेरी आँख के ऊपर होंगी, तब भी मैं उसको नहीं पढ़ सकता। ठीक है? दैट मीन्स मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा उस बुक्स के साथ। तो इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, और जो एग्ज़ाम्पल में हम यहाँ पे ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। दिस वन इज़ द साइक्लोहेक्सेन। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। ये है C6H12, C6H12। बट एक्चुअल में जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होता। साइक्लोहेक्सेन चेयर बोट फॉर्म एक तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये चेयर इतनी थोड़ी अच्छे से नहीं बनी, और एक होती है बोट फॉर्म। बोट आपने देखी होगी, ये होगी बोट फॉर्म। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन एटम की बात करें, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, C1, C2, C3, C4, C5, C6। जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आइदर अट्रैक्शन होना है या रिपल्सन होना है। वो डिपेंड करेगा इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। जो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर, दैट मीन्स 120, 120 ये नॉन बॉन्डेड एटम के लिए है। 120 जो पिकोमीटर है वो नॉन बॉन्डेड एटम के लिए, जब कार्बन हाइड्रोजन नॉन बॉन्डेड है। ओके, 120 पिकोमीटर, 120 पिकोमीटर, और जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है वो 183 पिकोमीटर है। मीन्स टोटल कितनी होगी 240 पिकोमीटर, और इन दोनों के बीच की कितनी है 183 पिकोमीटर। सो कंसेप्ट क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या है कि इफ द वंडरवाल if the sum of the van der Waal radii between two non-bonded atoms or molecule or atom is less than distance between them, then the attractive forces turns into repulsive forces. That means अब यहाँ पे क्या है 183 पिकोमीटर का डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस 241 होता, सपोज जो ये डिस्टेंस है अगर ये 250 पिकोमीटर होता, तो उस केस में तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता, बट अब यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन होगा। अब यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे इनके बीच में होगा वंडरवाल रिपल्सन। वंडरवाल रिपल्सन। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि अगर इन दोनों को जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्सेस जो ये है, इन दोनों के बीच में वंडरवाल अट्रैक्शन तभी होगा अगर ये जो डिस्टेंस है इससे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिस्टेंस 183 पिकोमीटर है, इससे कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो एक फ्लैगपोल हाइड्रोजन है C1 एंड C4 कार्बन एटम का, C1 एंड C4 फ्लैगपोल हाइड्रोजन, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी, इनके बीच में रिपल्सन होगा। ओके, इसी वजह से जो साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म सॉरी जो बोट फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चेयर फॉर्म की अगर हम बात करें। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होती है वो होती है चेयर फॉर्म एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म, बिकॉज इन द बोट
confirmation there is C1 and C4 flag for hydrogen van der Waal ripples. ओके, ये आपको समझ में आ गया कि van der Waal रिपल्सन क्या होता है. आफ्टर दैट इसमें एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डाइएक्सियल एंड डाइइक्वेटोरियल conformation of cis 1,3 dimethyl cyclohexane. cis 1,3 dimethyl cyclohexane. अब इसमें भी हम आपको मैं आपको बताऊंगा कि सिस और ट्रांस कैसे होगा. सिस और ट्रांस की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं सिंपली साइक्लोहेक्सेन ड्रा कर लेता हूं. वन थ्री सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. एक CH3 हो गया, एक CH3 ये हो गया. मीन्स जो सॉलिड वेज मैंने दिखाया है, सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है अबव द प्लेन, कि जो मिथाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन है. या सिंपली ये भी अबव द प्लेन है. अगर मैं इसको बिलो द प्लेन दिखाना चाहता हूँ तो ये बिलो द प्लेन ये होगा. डॉटेड लाइन से मैं इसको दिखा सकता हूँ. और जिसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3. सेम एयर 1 2 3. ये इधर अबव द प्लेन हो सकता है, इधर बिलो द प्लेन हो सकता है. अब इसका जो सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की मैं यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन ड्रा करता हूँ. अब सिस मिस दोनों सेम साइड ग्रुप हैं, इधर अबव द प्लेन इधर बिलो द प्लेन. सिस मिस होता है सेम एंड ट्रांस मीन्स अपोजिट. अब सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक CH3 ग्रुप ये हो गया और एक CH3 ये हो गया. ये हाइड्रोजन है ये यहाँ पे. उससे पहले मैं एक्सियल इक्वेटोरियल का आपको कंसेप्ट बता देता हूँ. एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. स्टेबिलिटी ऑफ डाइएक्सियल डाइइक्वेटोरियल की हमने बात की थी स्टार्टिंग में. जो ये मैं डिफरेंट कलर्स यहाँ पे यूज करके आपको बता रहा हूँ with the help of different colors. This one is the axial, 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 axial. मैं उसको ए से लिख रहा हूँ. ए 6 हाइड्रोजन एक्सियल है और जो 6 हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल है. एंड दिस वन इज द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन. इक्वेटोरियल 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 हाइड्रोजन. जो ब्लैक कलर से हैं वो इक्वेटोरियल है और जो रेड कलर से हैं वो एक्सियल हाइड्रोजन है. The hydrogen in the black color are equatorial hydrogens and the hydrogen in the red color are axial hydrogen. So in that case, this CH3 group and both these CH3 group are at axial position.
अब जो हमने वंडरवार रिपल्सन पढ़ा है, वो यहाँ पे ऑपरेट होता है इन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, और उसका रीजन वही है वंडरवाल रेडियाई का, जो उनके बीच की वंडरवाल रेडियाई यहाँ पे वो कम होती है एज कम्पेयर टू टू नॉन बॉन्डेड एटम्स की अगर हम बात करें। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, और सिंपली हम स्टीरिक स्टीरिक स्ट्रेन भी इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं, स्टीरिक स्ट्रेन। ये था सिस 1,3 डाई एक्सियल, सॉरी डाई 1,3, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन डाई एक्सियल फॉर्म में है यहाँ पे। और डाई इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें, इक्वेटोरियल में क्या होगा, ये एक CH3 ग्रुप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट है, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो जो डाई इक्वेटोरियल फॉर्म है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कोई भी 1,3 डाइएक्सियल, सॉरी 1,3 जो डाई इक्वेटोरियल इंटरेक्शन है वो नहीं होगा। यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज द टू मिथाइल ग्रुप्स आर एंटी टू ईच अदर। जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन में, बट यहाँ पे अगर हम बात करें वो दोनों को एक दूसरे को इंटरेक्शन कर रहे थे। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ वंडरवाल रेडियाई we can easily explain the alkanes molecules, because alkanes में कोई दूसरी तरह की फोर्सेस ऑपरेट नहीं करती जब तक उसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। जब तो हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, आप इसमें देखोगे कार्बन हाइड्रोजन है ओनली। सो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ डाइएक्सियल एंड डाइक्वेटोरियल कन्फर्मेशन ऑफ सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की हमने बात करी थी, ये भी सिस कन्फर्मेशन है, दिस इज आल्सो है ना सिस कन्फर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ वंडरवाल अट्रैक्शन। हमने सबसे पहले इंट्रैक्शन देखा कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। उसके बाद अट्रैक्शन किस किस तरह का होगा, जो पहला है वो है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर हम डाइपोल डाइपोल की बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट होती है। जैसे हम बात करें NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। बिकॉज अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जो वंडरवाल फोर्सेस मेनली है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही इजिली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का टोटली डिपेंड करेगा डाइपोल पे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन द
dipole moment of the molecule depends upon the dipole moments of molecules। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मैंने आपको दिखाया। अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को इस तरह से करते हो, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से इनके बीच में जो है डाइपोल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। सेकंड क्या था? सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास पहले डाइपोल नहीं है, बट उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस किया जाएगा। और किसी भी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल कौन इंड्यूस करेगा? जिसके पास ऑलरेडी डाइपोल होगा। दैट मीन्स ए पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस या पोलराइज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये सेम उसी तरह से है जैसे एक पीस ऑफ आयरन है, इसमें ऑलरेडी नो मैग्नेटिक करेक्टर, कोई मैग्नेटिक करेक्टर नहीं है, नो मैग्नेटिक करेक्टर। बट इसके पास अगर मैं एक मैग्नेट रख देता हूँ, मैग्नेट क्या करेगा इसके अंदर? मैग्नेट क्या करेगा? इस पीस ऑफ आयरन में मैग्नेटिक करेक्टर डेवलप कर देगा। और इस पीस ऑफ आयरन में मैग्नेटिक करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? इस मैग्नेट की पावर पे। सेम यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल इंड्यूस होएगा वो डिपेंड करेगा द पावर ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कितना पोलराइज करेगा, वो उसके पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगा। पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी की अगर हम बात करें, पोलराइजेबिलिटी क्या है? द पावर ऑफ एनी पोलर मॉलिक्यूल्स, हाउ मच एक्सटेंट they can the particular molecule can polarize a non polar molecules। इसी वजह से जो हमारे पास जो इनर्ट गैसेस है, वाटर में जो इनर्ट गैसेस की अगर हम बात करें, हीलियम टू रेडोन, और जो वाटर में जो सोलबिलिटी है वो इंक्रीज करती है उनकी। जैसे जैसे हीलियम टू नियोन अगर हम बात करें, साइज क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसकी जो साइज बढ़ रहा है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडोन की अगर हम बात करें, साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से एक्चुअल में हो क्या रहा है? जो पोलराइजेबिलिटी है नोबल गैस की वो इंक्रीज करेगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट के टाइम हमने क्या पढ़ा था कि वाटर के साथ जितना उसका इंटरेक्शन होगा उतनी ज़्यादा उसकी वाटर में सोलबिलिटी होगी। सो जितना ज़्यादा इस पे पोलर जितना ज़्यादा जो इनर्ट गैस है वो पोलराइज होगी, उतना ज़्यादा उस पे चार्ज क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा चार्ज क्रिएट होगा वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि the magnitude of interaction depends upon the magnitude of the dipole moment of the polar molecule and the polarizability of the non-polar molecules। That means कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हो रहा है उसकी पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा
डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल उस पे डिपेंड करेगा। और इसी वजह से जो इनर्ट गैसेस है उनकी सोलबिलिटी वाटर में इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को वो इंक्रीज करता है एज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द नोबल गैस इंक्रीजेस। और वो क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज हीलियम से जब हम नियोन, आर्गन, आर्गन से जब हम क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से हम जब जिनोन, और जिनोन से रेडोन मूव कर रहे हैं तो उसका जो साइज बढ़ने से उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। सो ये था कंसेप्ट ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन का। यहाँ पे हमने देखा है कि वंडरवाल इंटरेक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्सन क्या होता है, एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया। cis 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पड़ी है कि जो डाइक्यूबिटोरियल फॉर्म होती है उसमें ज़्यादा स्टेबल होता है जब दोनों मिथाइल ग्रुप 1,3 मिथाइल ग्रुप डाइक्यूबिटोरियल फॉर्म में होंगे एज कम्पेयर टू डाइएक्सियल फॉर्म में। और टाइप्स ऑफ वंडरवाल अट्रैक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। डाइपोल दो तरह के पढ़े हैं, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू। और अगर आपको किसी दूसरे और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग टॉपिक के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप मीनवाइल वी रसायन को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू।